पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम लोग करेंगे दृष्टि का वार्षिकी करंट अफेयर पार्ट 3। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले चैनल पर 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जा कर के उन दोनों पार्ट को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में तीसरे पार्ट को देखिए, क्योंकि बारी-बारी से देखेंगे तो आपका क्रम बना रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो इसमें दिया है फोर्ब्स के विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। ठीक है, और ये आपका 19वां संस्करण जारी किया गया है। तो 100 पावरफुल वुमेन्स के बारे में देखेंगे। इस सूची में यूरोप की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी ये शीर्ष पर हैं और क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये तीसरे स्थान पे इसमें लिस्ट में शामिल हैं। तो ये 3 टॉप 3 आपको याद रखने हैं। और 2022 का फैक्ट अगर चाहो तो याद कर सकते हो। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया था। अच्छा, इसमें ये देखना है इस समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखो इसमें दिए हुए हैं इंडिया की कोई अगर है तो वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका इंडिया की 6 महिलाएं शामिल की गई हैं, दिया हुआ है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 36वें स्थान पर हैं और इन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में है HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा ये 53वें स्थान पर हैं। सेवी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच ये 54वें स्थान पर हैं। सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें पे। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार ये शाह ये 77वें स्थान पर है और नायका की संस्थापक एंड CEO फाल्गुनी नायर ये 89वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि कौन कितने स्थान पर था, तो उसमें ये काम आ सकता है। फिर आगे देखते हैं 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 BBC। तो ये सूची का 10वां संस्करण जारी किया गया और इसकी थीम थी प्रोग्रेस यानी प्रगति। तो इस सूची में 4 भारतीय महिलाएं हैं, प्रियंका चोपड़ा, शीर्षा बांदला एरोनॉटिकल इंजीनियर, स्नेहा जवाले सामाजिक कार्यकर्त्री हैं ये, और गीतांजलि श्री लेखिका को शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट्स याद रख सकते हो। अगला फैक्ट है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU ये जारी किया गया है। तो ये आपका अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है। तो इसमें देख सकते हैं कि 172 शहरों को रैंकिंग दी गई है 2022 के वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर चिन्हित किया गया है। ठीक है, और विश्व के सबसे महंगे शहर हैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर। ये 2022 की रैंकिंग के आधार पर विश्व के सबसे महंगे शहर हैं सिंगापुर, न्यूयॉर्क, ये फैक्ट याद रख सकते हो। और सबसे सस्ता शहर है दमिश्क, सीरिया विश्व में सबसे सस्ता शहर है। इंडिया में जहां तक बात करते हैं बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और 172 शहरों की सूची में भारतीय शहरों के नाम दिए गए हैं, उनका स्थान है। बेंगलुरु राज्य कर्नाटक 38 स्कोर किया है, 161 रैंक है। चेन्नई तमिलनाडु 37 स्कोर है, 164 रैंक बनी है इसकी। अहमदाबाद गुजरात 35 स्कोर है, 165 रैंक है। ये आप फैक्ट याद रख सकते हो। फिर आगे देखेंगे, देखो दिया है भारत का GPAI का अध्यक्ष। ठीक है, GPAI एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय सौर बहु हितधारक पहल है। ये मल्टी स्टेक होल्डर पहल है और ये सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी है। तो इसमें संस्थापक देश 14 थे, जिनमें से इस GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश तथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, तो 14 देश और यूरोपियन संघ ये 15 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, और इस समय इसकी संख्या हो गई है
31, ये ध्यान रख सकते हो, ये इतना फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें GPAI में ये देखोगे कि भारत ने ये अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है। ये फैक्ट थोड़ा याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। इसमें देखो शिखर सम्मेलन हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा शिखर सम्मेलन ये आपका हुआ था 21 से 22 नवंबर 2022 में टोक्यो जापान में, और पहला याद रख सकते हो 3 से 4 दिसंबर 2020 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये GPAI का सम्मेलन हुआ था। फिर अगला फैक्ट देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये सूचकांक 2005 से जारी किया जा रहा है। इसमें 59 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण मूल्यांकन तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ये 14 संकेतों के इसमें 4 आपके घटक हैं, उन पर ये आधारित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, ठीक है। तो ये देखो इसमें दिए हुए हैं। तो ये 18वां संस्करण था इस बार का, 2023 वाला। अच्छा, ये इसका आप देख सकते हो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है। इसमें 2023 में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई देश नहीं बना, ठीक है। किसी को भी टॉप 3 में जगह नहीं मिली है। और इसमें देखो मानक स्टैंडर्ड क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए हैं, इसलिए टॉप 3 में किसी को जगह नहीं मिली। डेनमार्क को चौथा नंबर मिला है, ईरान को अंतिम 63वां अंक मिला है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया है जबकि अंतिम ये अलग है डेटा, इसको यहाँ से देखेंगे। फिर देखो ये है, इसमें भारत को पूछा जाएगा। भारत का स्थान 2022 में 10वां था और 21 में 10वां था, दोनों 10वां नंबर पे था। लेकिन 23 में आपका महत्वपूर्ण है, याद रखना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 8वां स्थान था। स्कोर था 67.35। तो स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर रैंक याद करना जरूरी है। अब इसमें देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, ये 3 नवंबर 2022 को इंग्लैंड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसका शीर्षक था द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड इनकी टैलेंट इन इक्वलिटीज। इसमें 133 देशों ने भाग लिया, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। और इसमें रैंकिंग देखो दी गई है, तो टॉप 5 देश हैं यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन। और अंतिम 5 देश हैं चार्ट 133वें नंबर पे, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 132वें नंबर पे, इथियोपिया 131 नंबर पे, अंगोला 130 में और माली 129वें रहा है। भारत की स्थिति इसमें देखेंगे तो भारत 101 रैंक लेकर के 28.90 स्कोर का निम्न मध्यम आय वाला देश, मध्य और दक्षिण एशिया। क्षेत्रीय रैंक इसकी 4 रही है, ठीक है। तो भारत के ये देखो 8 शहर हैं, इनकी रैंकिंग भी अलग अलग दी हुई है। बेंगलुरु 125वें, मुंबई 135वें, चेन्नई 142वें, पुणे 146वें और हैदराबाद 147वें, दिल्ली 159वें और कोलकाता 162वें तथा सूरत 169वें स्थान पर रहा है। जबकि ढाका यहाँ पे जो बांग्लादेश है अंतिम 175वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर आगे देखेंगे वैश्विक रिश्वत सूचकांक जोखिम सूचकांक 2022 जारी किया गया है। ये 4 मानकों पर जारी किया जाता है और इसमें 1 से 100 के बीच में अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें 194 देशों ने भाग लिया है और सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने समग्र स्कोर 93 के साथ अंतिम स्थान 194 में प्राप्त किया है। भारत का इसमें स्थान रहा है 86वां स्थान, और जबकि 2021 में ये 82वां स्थान था, ठीक है। तो 4 पायदान नीचे खिसक गया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। ये 8 कारकों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, 44 संकेतकों के आधार पर ये किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है
26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। ये सूचकांक विश्व को 140 देशों क्षेत्राधिकारों ने कानून के रूप में मूल्यांकन करता है। तो इसमें टॉप 3 कंट्री है आपका डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, तो ये दोनों 2021 और 22 दोनों साइमल्टेनियसली हुए थे, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। सूचकांक में अफगानिस्तान 138वें, कम्बोडिया 139वें, वेनेजुएला 140वें स्थान पर रहा है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप देख सकते हो दक्षिण एशियाई 6 देशों में नेपाल 69वें स्थान पर, श्रीलंका 74वें स्थान पर, भारत इसका स्थान रहा है 77वां, जो कि क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर रहा है। फिर इसमें देखेंगे आपका वैश्विक भूख सूचकांक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें देखेंगे आप कितना है, देखो सबसे कम स्कोर रहेगा 0 और 100 सबसे ज़्यादा स्कोर है इसमें, तो उसी हिसाब से रैंकिंग बनाई जाती है। तो देखो इसमें जो है इस बार का ये 70वां संस्करण था, और ये रिपोर्ट आपकी विश्व के इसमें बताया गया है 2022 के अनुसार 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। इसमें 4 देश हैं, देखो 5 देश जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड कांगो गणराज्य, मेडागास्कर एवं यमन भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें देखो देखते हैं भारत का इसमें रैंक क्या रहा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो GHI रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों में GHI स्कोर की गणना उन्हें रैंकिंग पे की जाती है, तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान पहले देखेंगे, तो देश है रैंक है GHI स्कोर है, ब्राज़ील 20वीं रैंक है, रूसी संघ 28वीं, और भारत का 107 रैंक है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारत 107वें नंबर पे है, चीन 117 रैंक समूह में है, और दक्षिण अफ्रीका 59 नंबर पे है। तो भारत का ब्रिक्स देशों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अब देखेंगे अंतिम 5 देश कौन कौन से रहे हैं, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, कांगो गणराज्य और चाड। तो बेसिकली इसमें ये याद रखना है कि 2022 में भारत की रैंक क्या रही है। तो ये 121 देशों में 107 रैंक, बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है इंडिया का। और यहाँ पे बताया गया है कि भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये फैक्ट आप याद रखोगे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। ये आपका टाइम हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया है। इसमें देखेंगे कौन से विद्यालय रैंकिंग में फर्स्ट पे रहे हैं। तो ये 15वां संस्करण था, इसमें 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन मुख्य भूमि 125 के हैं। तो टॉप 3 आप एशिया के देखेंगे पहले। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, और सिंधुआ ये चीन की मुख्य भूमि ये तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो भारत के इसमें शामिल किए गए हैं 100 संस्थानों, शीर्ष 100 में भारतीय की रैंकिंग देखेंगे। तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र ये 40 नंबर पे है। IIT दिल्ली यानी नई दिल्ली में तो ये 46वीं रैंक है इसकी। IISc बंगलोर 52वीं रैंक है। IIT मद्रास 53 नंबर पे है। IIT खड़गपुर 61 पे है। IIT कानपुर 66वीं रैंक है। ये आपकी रैंक दी हुई है, एशियाई रैंक है ये ध्यान रखना इसमें। और दिल्ली विश्वविद्यालय 85वें रैंक पे है। फिर इसमें देखो अगला इंडेक्स है टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये देखेंगे। तो इसमें 4 देशों ने कुल 1799 विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की गई है, और ये रैंक जारी करता है आपका टाइम हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हो। इसमें आपका 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर जारी की गई है। इस रैंकिंग में समग्र रैंकिंग में USA के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल हैं। पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का, और ये 7वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज रहा है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय 16वीं रैंक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है।
ये चीज़ ध्यान रखना है, भारत 200 में कोई भी स्थान हासिल नहीं कर सका है, तो भारतीय विश्वविद्यालय 200 में भी नहीं है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। इसमें देखोगे शीर्ष 300 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। अब हम लोग देखेंगे 2022 के नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ये आपको फैक्ट याद होंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से जारी किया गया था, बाकी 1901 से मिलना शुरू हो गए थे। देखो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है संयुक्त रूप से। ये हैं वेन एस बर्नांके, ये वाशिंगटन डीसी यूएसए के हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये यूएसए के हैं। और फिलिप एच डीवाई विंग, ये भी आपके यूएसए के हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूएसए के 3 अर्थशास्त्री हो जाएंगे। तो इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है कंबाइन रूप से। दूसरा इसमें है नोबेल शांति पुरस्कार। ये ओस्लो स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। इसमें नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता रहे हैं। ये देखो एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया है। व्यक्ति हैं एलएस बिया लियस्टकी और मेमोरियल संस्था है, और सेंट्रल फॉर लिविंग लिबर्टीज, ये दोनों संस्थाओं को संयुक्त रूप से तीन जने को दिया गया है, यानी एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को। फिर अगला इसी कड़ी में है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है आपका स्वीडिश एकेडमी द्वारा। तो इसमें 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी आर्नॉक्स को प्रदान किया गया है। ये पहली फ्रांसीसी महिला और समग्र रूप से 17वीं महिला है। ठीक है, तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं अ मैन्स प्लेस, विमेंस स्टोरी, द ईयर्स। ठीक है, इनका प्रथम उपन्यास था लीज आर्मेयर्स वीडियोज। तो ये आप याद रख सकते हो कि फ्रांसीसी लेखिका जो हैं एनी आर्नॉक्स को नोबेल शांति साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसमें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है। ये हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, मॉर्टन मेंडल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, और के वेरी शार्पलेस, ये स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका। तो इन तीनों को कंबाइन रूप से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे देखेंगे इसमें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज 2022 द्वारा दिया गया है। तो ये संयुक्त रूप से 3 लोगों को इसमें मिला है। एलन एस्पेक्ट्स फ्रांस, जॉन एफ क्लास्टर अमेरिका, जॉन एफ क्लाजर अमेरिका, और स्टोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया। तो तीनों ये आप याद ध्यान रखोगे। इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक नहीं होगा तो पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है, तो आपको सारे याद रखने होंगे नाम। फिर इसमें आगे देखेंगे चिकित्सा विज्ञान से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया जाता है। तो इसका पुरस्कार जीतने वाले हैं स्वाति पावे को ये प्रदान किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो विलुप्त महान मानव नुमा आदिमानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उसकी खोजों के लिए। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। फिर आगे इसमें दिया है आपका ये म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य हैं। जो FATF की स्थापना हुई थी आपकी 1989 में, और इसमें देखो कंट्रीज हैं, म्यांमार को शामिल किया गया है ब्लैक सूची में। फिर इसमें और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देखो ये चीज़ फैक्ट ज़रूर याद रखेंगे कि मोजाम्बिक तंजानिया को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है, कांगो गणराज्य, और जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। आगे इंडेक्स देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। ठीक है,
ये द पोर्टलुइस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया और ये 15वां संस्करण था इस बार का। इसका शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इसमें विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया, जारी किया गया उसके आधार पर। तो यहाँ पे देखो पहली टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम या नीदरलैंड। तो 5 ये दी हुई हैं। इसके बाद में देखेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है इंडिया का इसमें क्या स्थान रहा है। तो 2022 में भारत का 36.6 स्कोर के साथ 40वें रैंक रही है और 2021 में ये 46वें रैंक थी। तो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है 40वीं रैंक, ठीक है। इससे पहले 46वीं रैंक थी, तो 6 पायदान ये आगे ऊपर उठ गया है। अच्छा, इसमें देखो और फैक्ट्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो। और 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75वें स्थान पे, उज्बेकिस्तान 82वें और पाकिस्तान 87वें स्थान को इनोवेटर अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है, ठीक है। तो आगे इसमें देखेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये आपका कॉर्टेवा एग्री ग्रीस और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों के द्वारा जारी किया गया। इसमें देखो 113 देशों में 4 प्रमुख इसके स्तंभ हैं, तो 113 देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। ये जारी किया जाता है खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा और स्थिरता और अनुकूलन के 4 इसमें मापदंड होते हैं। इसमें 113 देशों ने शामिल मतलब भाग लिया, ये 11वां संस्करण था। और इसमें देखेंगे रैंकिंग टॉप 3 देश हैं फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, ये 3 देश टॉप पे हैं। भारत का इसमें स्थान रहा है 68वां। ये आप फैक्ट याद रखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 3 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। ये 3 आपके शहर कौन, देखो इसमें फैक्ट्स सीधे सीधे देखते हैं। 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के द्वारा। तो इसमें 3 भारतीय शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीलाम्बुर केरल, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना, ये तीनों आप याद रखेंगे, पूछे जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। त्रिशूर ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी के लिए लोकप्रिय है। और नीलाम्बुर ये आपका, नीलाम्बुर को सागौन का स्थल या लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है। और वारंगल ये आपका तेलंगाना शहर है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। फिर है वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2022, पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है और इसके 4 आयाम हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवित और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसमें आप फैक्ट देखोगे 146 देशों में ये अध्ययन किया गया, जारी किया गया। और ये आपका जो रिपोर्ट है, ये विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में भी 132 वर्ष लग जाएंगे, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। तो देखो इसमें हम देखेंगे टॉप 3 कंट्री, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। जबकि सबसे 65 देश इसमें हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य। भारत का इसमें स्थान रहा है 2022 में देखेंगे 135वां, जबकि 2023-21 में ये 140वां था। 5 पायदान इसमें सुधार हुआ है, ठीक है। फिर आगे इसमें देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के इंडेक्स के बारे में। तो ये 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। ये WPP श्रृंखला की 27वीं रिपोर्ट है। तो इसमें 237 देश या क्षेत्र शामिल किए गए हैं, उनकी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें ये अनुमान लगाया गया है कि जो पॉपुलेशन है 2030 तक 8.5 बिलियन, 50 तक 9.7 बिलियन और 2100 शताब्दी तक 10.4 बिलियन हो जाएगी। तो और ये 2050 तक आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होना संभावित है, भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया। देखो यहाँ पे चीन अलग हट गया है, क्योंकि चीन में जो है नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि चल रही। तो इस समय, तो जब 2050 में चीन यहाँ से बाहर हो जाएगा
तो इंडिया, नाइजीरिया ये आगे, नाइजीरिया में काफ़ी वृद्धि दर हो रही है, तो ये काफ़ी आगे जाएगा। तो 2050 तक भारत सबसे आगे रहेगा इसमें, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ये देखो खाका दिया गया है, इसमें चीन है, भारत। तो भारत पहले स्थान पे 2050, भारत तो इस समय पहले स्थान पे ही आबादी में पहुंच गया है, पॉपुलेशन में। तो 2050 में तो बहुत आगे होगा चीन से। तो ये सारा देखो खाका दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर इसमें है भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित, ये इसमें चयनित किया गया है। और इसमें देखेंगे ये आपका 9वां सत्र था, पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में संरक्षण हेतु अभिनय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ। भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है ये। इसमें देखेंगे भारत की अमूर्त विरासतें कौन कौन सी हैं, ये देखो ये शामिल किया गया है। रामलीला रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में, वैदिक मंचोच्चार की परंपरा 2008, कुटियत्तम ये संस्कृत नाट्य कला है 2008, रमन ये गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में शामिल हुआ। मुडियट्ट ये केरल का अनुष्ठान रंगमंच नृत्य नाटक है 2010 में। कालबेलिया ये राजस्थान का लोकगीत तथा नृत्य है 2010 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है, तो ये 2010 में शामिल किया गया। और फिर लद्दाख का देखो ये है बौद्ध मंचोच्चार, ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में 2012 में। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन और नृत्य ये 2013 में शामिल हुआ। फिर आगे देखो कौन कौन से शामिल हुए हैं, लेटेस्ट आपको याद रखना है, सारे देख लो एक बार ससरी तरीके से। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा ये 2014 में, योग 2016 में, नवरोज ये नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में, कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुए हैं। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक, ये 2022 हम लोग देखेंगे। ये जारी किया जाता है थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, 2008 से जारी किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, देखो ये आपका 16वां संस्करण है और 163 देश इसमें शामिल हुए। और इसके अनुसार 10 महत्वपूर्ण सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं, ये फैक्ट याद रख सकते हो। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिप्रिय क्षेत्र बना हुआ है। इसके अनुसार आपके देखेंगे आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, जबकि सबसे 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, सबसे पहले इसमें शीर्ष 5 देश हैं GPI में, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। और सबसे अशांत देशों की सूची में 5 देश हैं आपके, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस और दक्षिण सूडान। तो ये 5 अशांत देश हैं। भारत की इसमें रैंकिंग रही है 135वां स्थान रहा है 2022 में। तो ये फैक्ट्स आपको ज़रूरी है याद करना। फिर है सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य बनाए गए हैं, तो ये 193 देश इसमें शामिल हैं और 10 स्थायी सदस्य बनते हैं इसमें। तो इसमें नवनिर्वाचित 5 सदस्य हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर। बस इतना ही इसमें फैक्ट याद रखना है। फिर इसमें देखेंगे आगे QS वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये 2023 जारी की गई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ये लगातार 11वें स्थान पर आपका 11वें नंबर पर रहा है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 11वीं वर्ष शीर्ष पे रहा है। तो और इसमें देखो देखेंगे कौन कौन से शीर्ष पे रहे हैं, 5 संस्थान हैं ये आपके। MIT ये USA का है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ये भी आपका USA का है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये USA की। तो ये टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल की गई हैं इसमें। अब इसमें देखेंगे आपका भारत के कौन कौन से संस्थान हैं और उनकी रैंकिंग क्या रही है। तो IISc बंगलौर ये आपका 123 में 155वीं रैंक थी। IIT बॉम्बे 172 नंबर पे है, IIT दिल्ली 174 नंबर पे है, IIT मद्रास 250 और IIT कानपुर 264वें नंबर पे रहा। उसके बाद टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 देखेंगे,
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हो इसमें। जापान के सर्वाधिक 118 विश्वविद्यालय शामिल है, भारत के 71 तीसरे स्थान पर रहा है भारत। तो यहाँ पे 5 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पे है ये। चौथे नंबर पे हांगकांग विश्वविद्यालय, फिर नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर। ये टॉप 5 एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। और इसमें आगे देखेंगे, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है IISc बंगलौर, ये आपका 42वीं रैंकिंग है। JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक 65वें रैंक मिली है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब, ये 68वें रैंक पे काबिज रहा। अब इसमें ये देखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये देखो 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 11 श्रेणियां हैं, 3 पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं। तो इसमें रैंकिंग देखेंगे, इसमें देखो दिया हुआ है 2050 तक केवल 4 देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्तरदायी होंगे। ये चीज़ इसमें बताई गई है जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। और इसमें टॉप 3 जो कंट्री हैं डेनमार्क, UK और फिनलैंड, जबकि अंतिम 3 देश में हैं इंडिया, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है। फिर अगला देखेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ये जारी किया गया है। तो ये ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न होता है और ये TTCI और TTDI के रूप में रूपांतरित किया गया है। तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। इसमें सूचकांक देखेंगे तो टॉप इसमें 5 देश हैं, ये आपका जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। और चार्ट इसमें 2.5 अंक के साथ अंतिम में 117वें स्थान पर रहा है। भारत की इसमें रैंकिंग 54वीं रही है, ये आप ध्यान रखेंगे 2021 के TTDI रैंक में। अब देखेंगे IMD विश्व प्रतिष्ठात्मक रैंकिंग 2022, ठीक है। IMD 2022 में विश्व प्रतिष्ठात्मक केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा ये संकलित किया गया और ये 1989 में जारी किया गया था पहली बार। तो ये आपका 34वां संस्करण है। इस रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर 63 विश्व के अर्थव्यवस्थाएं का सर्वेक्षण किया गया है। ये देखेंगे इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। पिछले 5 वर्षों में भारत का जो प्रदर्शन है वो देखेंगे। यहाँ पे भारत देखो 2022 में 37वां स्थान प्राप्त किया है। ये चीज़ देख सकते हो आप। 2018 में 44, 19 में 43 नंबर पे, 20 में 43 नंबर पे, 21 में 43 और 2022 में सुधार करते हुए 37वें स्थान पर आ गया। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जारी की गई है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये देखना कोई इसका ज़रूरी नहीं है इतना। फिर यहाँ पे ये देखेंगे वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स 2022, इसमें 119 देशों को शामिल किया गया है और ये रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। ये आपका 12वां संस्करण था, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। तो सबसे उदार देश है इंडोनेशिया। तो टॉप 3 यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया, केन्या, USA। तो ये टॉप 3 रैंकिंग में रहे हैं और भारत का 57वां स्थान इसमें मिला है। अंतिम 4 देश हैं कम्बोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र, जिनकी रैंकिंग क्रमशः 119वीं, 18वीं, 17वीं, 16वीं रही है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 देखेंगे तो सतत विकास है तो 2030 एजेंडा द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकार किया गया। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे इसमें आगे फैक्ट। ये 7वां संस्करण था और इसका शीर्षक है संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे टॉप कंट्रीज
शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये है फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया। और अंतिम 5 देश हैं इसमें सूडान, सोमालिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान। ठीक है, भारत का इसमें स्थान मिला है आपका 121वां। ठीक है, 163 देश में 121 स्थान पर आपका इंडिया है। और यही चीज़ इसमें देखने वाली थी। बाकी अब देखेंगे हम लोग वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के बारे में। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों द्वारा आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। तो इसमें देखेंगे, देखो इसमें आपका विशेष कुछ फैक्ट नहीं, इंडिया से रिलेटेड फैक्ट जरूर याद रखना है। 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, इस समय 2035 के बाद तक 43.2 ये शहरी क्षेत्र में रहने वालों की संख्या हो जाएगी। फिर देखो अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग देखेंगे। तो ये आपका तीसरा पार्ट रहेगा, यानी सी, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये आपका एक अनूठी पहल है। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित किया है। इसमें आपका कोई विशेष चीज़ नहीं है, जो मेन है वो हम लोग देखेंगे सिर्फ। फिर है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15, ये 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अवसर पक्षकारों के लिए दूसरा चरण आयोजित किया गया। दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था और पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2022 के वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। तो 2022 में आयोजित COP 15 के तहत चीन ने की थी। इसमें 4 उद्देश्य और 23 लक्ष्यों को टारगेट शामिल किया जाता है। अच्छा, इसमें अगला जो है इस वर्ष का 2024 में तुर्कियों में आयोजित होने वाले COP 16 में अंतिम रूप से, मतलब जो COP 16 है वो 2024 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंडिया में आयोजित हो रहा है। तो इसके कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। तो 22वां यहाँ पूछा गया है। तो ये 17वां सम्मेलन था, 22वां, और ये 23वां जो है 18वां शिखर सम्मेलन होगा। 23वां का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, तो कोविड-19 की महामारी के बाद वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था। फिर आगे इसमें फैक्ट देख लेते हैं। भारत का ओर से प्रतिनिधित्व PM ने किया था और G20 के शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत। ये आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये। फिर इसमें आगे देख सकते हो, ये 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP 27 2022 इसमें लॉन्च किया गया। भारत के पास इसकी जो G20 देशों की सदस्यता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। फिर इसमें आगे ये फैक्ट देख सकते हो, जो हमारे यहाँ इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसके फैक्ट्स हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के थीम पर आधारित होगी। और ये विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा व नीला से प्रेरित है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसमें आप देखेंगे अगला ये है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये COP 2022 में COP 27 जारी किया गया था। तो ये आपका 6 से 22 नवंबर 2022 के मध्य शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया। अच्छा, COP 26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो, UK में किया गया था। ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि 2021-22 दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। 2022 में नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था इसमें। अच्छा, इसका थीम था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यह आपका थीम रहा था। COP 27 में भारत ने इस थीम पर पैवेलियन स्थापित किया था, ये याद रख सकते हो। फिर इसमें है आपका
बाकी इसमें फैक्ट आपको पता होंगे, कोई विशेष ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये देखोगे आप COP 28 ये इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। फिर 22वां SCO शिखर सम्मेलन, ये आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आयोजित की बैठक उज्बेकिस्तान में ये आयोजित किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन के उपरांत समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। ईरान को SCO के स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए गए। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखेंगे, वाराणसी को वर्ष 2022-23 में शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है और ये भारत का पहला सिटी है, शहर है जो सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। फिर इसमें आगे देखेंगे हम लोग दूसरा कुछ, पहला जो 12U2 शिखर सम्मेलन, ये आपका खाद्य सुरक्षा संकट एवं स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा है ये शिखर सम्मेलन। और इसमें फैक्ट देख लेते हैं। इसमें आपका I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की है। तो देखो, ये आपके जो डिब्बे में बना है ये आपको जरूर पढ़ना है। I2U2 समूह में 4 देश शामिल हैं। यहाँ I2 से अभिप्राय इंडिया और इजराइल से है, वहीं U2 से अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से है। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं I2U2, ये आपको ध्यान रखना है। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, तो ये I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह को शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। आगे देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन, ये आपका आयोजित किया गया था 26 से 28 जून 2022 के मध्य। 48वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ और ये आयोजन किया गया था जर्मनी में। 2022 में 7वां अवसर था जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये फैक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, और 1 जनवरी 2023 में ये जापान G7 का अध्यक्ष होगा और G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा में जापान में 19 से 21 मई 2023 के मध्य आयोजित होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखेंगे। फिर अब देखेंगे D अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। ठीक है, नेपाल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो आप देखोगे रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, इन्होंने शपथ ली। ठीक है, इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। तो यही फैक्ट याद रखने, बाकी ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं। वियतनाम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो इसमें आपके वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने गोमेन युजुआन फुक का स्थान लिया है। फिर आगे देखेंगे फैक्ट, शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये तीसरी बार जी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। फिर आगे है नाइजीरिया का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो इसमें देखेंगे कौन नाइजीरिया का बना है। तो चुनाव में बोला अहमद अदेनकुनवे और टिनुबू ये विजयी हुए हैं, राष्ट्रपति की पदभार ग्रहण करेंगे और वर्तमान यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी, ये राष्ट्रपति हैं। तो ये जगह लेंगे बोला अहमद अदेनकुनवे टिनुबू। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। फिर है इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री। तो मैनुएका रोका वोटे इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी अजीब नाम है। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023 किया गया है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी रहेगा, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। साइप्रस के राष्ट्रपति चुनाव में इसमें निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये आपके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
चेक गणराज्य में आपके नए चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रा पावेल विजयी रहे हैं और यही राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने मिलोस जेमेन का स्थान लिया। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के नए क्रिस हैपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर आगे देखेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री, यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ये बने हैं और ये स्थान इनको विद्यादेवी भंडारी ने शपथ दिलाई है। ठीक है, तो पुष्प कमल दहल ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। फिर आगे देखेंगे आयरलैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। तो यहाँ पे लियो वार्डकर ये प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, ये फिर से चुन ली गई हैं। तो लियो वार्डकर, ठीक, ये भारतीय मूल की महाराष्ट्र की हैं। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल के जो भी हैं। फिर है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और ये पेड्रो कैस्टिला का स्थान लेंगी। फिजी आम चुनाव में देखेंगे, फिजी आम चुनाव दिसंबर 2022 में संपन्न कराए गए हैं और पीपुल अलायंस पार्टी के नेता सितवेनी राबुका ने 24 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण किया। फिर आगे देखेंगे मलेशिया आम चुनाव 2022। तो अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। बस इतना काफ़ी है इसमें। फिर है स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 2022। तो नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हो। डेनमार्क आम चुनाव 2022, ये आपका नवंबर 2022 को संपन्न हुए और इसमें आपके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मैट्रे फेडरिकसन ये दूसरी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, नियुक्त किए गए हैं। तो ये मेटे फेडरिक्सेन ये डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री है। फैक्ट याद रख सकते हो। इजराइल विधायी चुनाव हुए हैं 2022। 1 नवंबर 2022 को इजराइल में 120 सदस्य वाले नेशनल चुनाव संपन्न हुए। इसमें बेंजामिन नेतान्याहू की लिक्विड पार्टी को सर्वाधिक 32 सीटें प्राप्त हुई और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये 29 दिसंबर को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है। ये काफ़ी चर्चा में रहे थे और ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश हिंदू प्रधानमंत्री हैं। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। ब्राज़ील आम चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं। ये आपका लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और ये आपका 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया इन्होंने। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 7 अगस्त 2022 को। गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता हैं और ये इवान डुक्यू का स्थान लेंगे। तो ये फैक्ट्स याद रख सकते हो। फिर आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। तो ये हम लोग कवर करेंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित है प्रशांत महासागर के और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, रिंग ऑफ फायर के आसपास है ज्वालामुखी और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये प्रस्फुटित हुआ। तो माउंट मेरापी। फिर चक्रवात फ्रेडी है, ये देखेंगे। तो ये आपका 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर लैंडफॉल किया। ठीक है, ज़्यादा इसमें ध्यान रखना नहीं, बस सीधा सीधा मोटा मोटी देख लेना है। चक्रवात गैब्रियल ये आपका न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, बाकी इसमें ज़्यादा याद रखना नहीं है। ठीक है, और इसका नाम दिया है आपका गैब्रियल। ये ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने गैब्रियल नाम दिया है। ये फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है तुर्की और सीरिया में भूकंप आए हैं।
तो 6 फरवरी 2023 को दक्षिण एवं मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, ये आपको फैक्ट्स याद होंगे, आपने कवर किया होगा करंट अफेयर में, डेली करंट अफेयर आप कवर करते हो उसमें। फिर भारत सरकार ने यहाँ पे जो ऑपरेशन शुरू किया था बचाव राहत के लिए, ऑपरेशन दोस्त, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इस भूकंप में 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी मारे गए थे, ये तो गवर्नमेंट डेटा रहता है। फिर आगे इसमें देखेंगे, देखो 2022 में जब यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, उस समय ऑपरेशन गंगा संचालित किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखोगे, एग्जाम में ये आने की प्रबल संभावना है। फिर देखो यहाँ पे इंडिया में जोशीमठ भूधसाव हुआ था। तो 7 दिसंबर 2022 एवं 8 जनवरी 2023 के मध्य में 5.4 सेंटीमीटर भूधसाव का खुलासा किया गया है। ये जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा शहर है। तो ये भूकंपीय जोन 5 में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे खतरनाक भूकंप जोन 5 में आते हैं। फिर है चक्रवात मैंडस, ये आप देखोगे 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडस टकराया। ये चक्रवात का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात ने किया था और इसके मैंडस का अर्थ होता है खजाने का पिटारा। ये सारे फैक्ट जरूर याद रखना, क्योंकि नाम किसने दिया, कहाँ पे ये एक्टिव रहा, कितनी इसमें हानि हुई, ये सारी चीज़ें इसमें देखना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है सितरंग चक्रवात। 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग से लैंडफॉल किया और ये आपका बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय को भी प्रभावित किया। इस चक्रवात को सितरंग नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। फिर है स्पंज विरंजन। जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई। अच्छा, स्पंज विरंजन की ये सबसे बड़ी घटना है। ये आपका समुद्री स्पंज घने सनद युक्त पोरस जलीय जीव है। ये जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं और प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है। ठीक, ये याद रख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे राजकोषीय घटनाक्रम। विदेशी व्यापार नीति 2023, ये आपका 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित की गई। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर इसमें देखेंगे आगे, देखो ये नई नीति में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के तहत नए शहर स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर निर्दिष्ट किया गया है। बस इतना काफ़ी है। इसमें पीएम मित्र पार्क ये 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक, ये आपके कहाँ बनेंगे, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से ये 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F से तात्पर्य है फ्राम टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये याद रख सकते हो, जो भी प्रधानमंत्री ये सब लॉन्च करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत तक 2022 में विदेशी ऋण ये रहा है आपका 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये फैक्ट याद रख सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखोगे राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023। तो ये अनुमान आपके लगाए गए हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP 159.71 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है।